नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हर रोज सुबह 6:30 बजे मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स पे चर्चा करने यहाँ पर आता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड मैं डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपके एग्जाम से काफी रिलीवेंट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि अभी हाल ही में हमारे देश में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाई गई है और भारत सरकार की तरफ से जो अभियान शुरू की गई थी, हर घर तिरंगा अभियान। इस अभियान में मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि आपकी भागीदारी कैसी रही। दोस्तों, इस अभियान में आपने कैसे भाग लिया और आपने जो तिरंगा फहराया, जो हमारे देश की आन बान शान है, आपने उसे फहराने के बाद किसी आम कपड़े की तरह लपेट कर कहीं फेंक तो नहीं दिया। अगर आपने ये फेंक दिया या आपको उसे फोल्ड करने की मेथड आपको पता नहीं है, तो हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड एक वीडियोज अवेलेबल है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश की जो आन बान शान और हम जिस तिरंगे के लिए मर मिटते हैं, उसको फोल्ड कैसे किया जाता है और कैसे सुरक्षित तरीके से हम उसे कहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं, लेकिन इस करंट अफेयर्स के अलावा हमारे इस वीडियो चैनल पे कई सारे जो है रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है। तो आप अपने एग्जाम के अनुसार उन सारे वीडियोस को जरूर देखें और आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो बिना देर किए करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया है? रिसर्चर्स फ्रॉम विच स्टेट हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया? कॉर्निया जो कि इंसान के आंख का एक पार्ट होता है, अभी हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिसर्चर्स है ये कहाँ के है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद। जी, हैदराबाद के रिसर्चर्स के द्वारा अभी हाल ही में भारत देश का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो रिसर्चर्स थे ये हैदराबाद के एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी से ये जुड़े हुए रिसर्चर्स थे। और इन्होंने जो कारनामा किया है इससे पूरे देश हैरान है, क्योंकि इन्होंने भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया है। यानी इससे पहले कई सारे देशों ने मानव कॉर्निया विकसित किया है, लेकिन उनमें उन्होंने काफी सारे सिंथेटिक कंपोनेंट्स की मदद से उन्होंने मानव कॉर्निया को विकसित किया है या तो एनिमल रेसिड्यू के मदद से किया है। लेकिन भारत के रिसर्चर्स ने जो मानव कॉर्निया विकसित किया है उसमें उन्होंने ना ही सिंथेटिक कंपोनेंट्स का यूज किया है और ना ही किसी एनिमल रेसिड्यू का प्रयोग किया है। ये पूरी की पूरी नेचुरल जो है टिश्यू से इसे विकसित किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉर्निया विकसित किया गया है इसका प्रयोग भी हो चुका है और ये जो पहला प्रयोग किया गया है यानी कि ट्रांसप्लांट किया गया है एक रैबिट के आई में किया गया है और पाया गया है कि ये जो 3D प्रिंटेड कॉर्निया है ये पूरी तरह इंसानों के लिए सुरक्षित है। अगर किसी पर्सन की कॉर्निया डैमेज हो जाती है तो अब हमारे देश में 3D प्रिंटेड यानी कि नेचुरल कॉर्निया भी हमारे पास अवेलेबल है। अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। GMR हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने कितने महीने के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल प्रोसेसिंग शुरू करने की घोषणा की है? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग थ्रू डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म फॉर फ्लाइंग पैसेंजर्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सबसे पहले हम अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 3 महीने, ऑप्शन है 5 महीने, ऑप्शन है 6 महीने और ऑप्शन है 12 महीने। जी, तो सही जवाब भी देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 3 महीने। जी, और आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में GMR हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 3 महीनों के लिए यानी जो भी 3 महीनों के लिए यात्री उड़ान भरने वाले हैं उन्हें डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा। अब आपको ये डिजिटल प्रोसेसिंग क्या है इसके बारे में भी बताना जरूरी है, क्योंकि
अगर यात्री जब यात्रा करने जाते हैं, उड़ान भरने वाले जो यात्री होते हैं, जब वो यात्रा करते हैं तो उन्हें कई सारे मल्टीपल चेक्स या कई सारे जो है पेपर डॉक्यूमेंट चेक से गुजरने पड़ते हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव शुरू की गई डिजी यात्रा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत अभी हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक डिजिटल प्रोसेसिंग अपनाई गई है और अब जो है किसी भी फ्लाइंग करने वाले यात्रियों को 3 महीने के लिए इन सब चेक से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। तो अब करेंगे क्या? तो अब एक्चुअली में ये होगा कि उन्हें एक ऐप जो है प्रदान किया गया है और उस ऐप के माध्यम से अब वो सारे के सारे फॉर्मेलिटी उसी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि एक डिजिटल यात्रा कर सकते हैं। अब उन्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगी और साथ ही साथ किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। और इसे कहां शुरू किया गया है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 3 महीनों के लिए। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के नए कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who had been appointed as the new executive secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change, जिसे हम UNFCCC बोलते हैं। हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन बी साइमन स्टील, ऑप्शन सी इंगर एंडरसन या ऑप्शन डी आलोक शर्मा। यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की बात हो रही है और अभी हाल ही में इस डिपार्टमेंट के नए सेक्रेटरी की नियुक्ति हो गई है। और किन की नियुक्ति हुई है? ये है साइमन स्टील, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो इन्वायरमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट है जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में साइमन स्टील को नियुक्त किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा की गई है। जी, मैंने एंटोनियो गुटेरेस का भी नाम ऑप्शन में शामिल किया था। तो आप कई बार सवाल को ऑप्शन से भी बना लेते हो, तो आपको इसमें ये आसानी होती है कि एक तो आपको जो है सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, दूसरी आपको उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिवाइज भी हो जाते हैं। तो आप इन जो भी ऑप्शन आपको दिखते हैं उनको भी एक बार अच्छे से पढ़े और उन्हें एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें कि आखिर ये ऑप्शन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि साइमन स्टील जी, जिन्हें अभी यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है, इससे पहले ये क्या काम कर रहे थे? तो इससे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ ग्रेनेडा में एक सीनियर मिनिस्टर के रूप में ये कार्यरत थे। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि UNFCCC की, तो ये एक जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज जो कि 2015 में हुआ था और इसके ये पेरेंट ट्रीटी में से एक है, ठीक है। और अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात कर ले कि ये एग्रीमेंट आखिर हुई क्यों थी, तो मेन एम इस पेरिस एग्रीमेंट का होने का यही था कि 100 साल में यानी कि 1 सेंचुरी में जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में जो राइज होंगी वो 2 डिग्री सेल्सियस की राइज होंगी। यानी इस पे हम कार्य करेंगे कि इससे ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर ना बढ़े। साथ ही साथ अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर ले, जहां पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो वहां पे जो ग्लोबल लेवल पे अगर टेम्परेचर की राइज होंगी वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 सेंचुरी के अंदर। ये पेरिस एग्रीमेंट में समझौता किया गया था। और कब पेरिस एग्रीमेंट कंडक्ट किया गया था? 2015 में। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट जो कंडक्ट किए गए थे ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंडक्ट किए गए। तो इससे भी सवाल आपके एग्जाम में बनते रहते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड एग्रीमेंट थी, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। केन्या के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया है? Who has been declared as Kenya next president? अच्छा, एक और बात मुझे अभी जस्ट याद आ रही है कि अगर आप बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो 67वीं बीपीएससी से रिलेटेड कुछ अपडेट और 68वीं बीपीएससी से रिलेटेड कुछ अपडेट आ चुके हैं और इनसे रिलेटेड जो भी अपडेट आए हैं उस पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियोस भी बना दिए हैं। आपको इस चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप बीपीएससी की कैंडिडेट है और कई दिनों से 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और उसके एग्जाम यानी कि री एग्जाम के अगर हम बात कर ले
तो उसके लिए आप वेट कर रहे हो तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो को देखिए। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। केनिया के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द केनिया नेक्स्ट प्रेसिडेंट। केनिया जो कि एक देश है और इस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैला ओडिंगा, ऑप्शन बी विलियम समोई अराप रूते, ऑप्शन सी इब्राहिम राइसी या ऑप्शन डी उहुरु केन्याटा। नाम थोड़े अजीब है। नाम अजीब होने के कारण है क्योंकि ये केनिया से रिलेटेड नेम है। हिंदुस्तान से रिलेटेड नेम होते तो अशोक चक्रवर्ती, दिलीप कुमार, कुछ ऐसे नाम आपको देखने को मिलते, लेकिन यहां बात हो रही है केनिया के अगले प्रेसिडेंट की। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि विलियम समोई अराप रूतो। नाम जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि नाम के पीछे आपके मार्क्स जुड़े हुए हैं। नाम याद हुआ और मार्क्स आपके हाथ में। अगर नाम याद नहीं होगा तो मार्क्स आपसे छूट जाएंगे। आप जानते हुए भी इतने आसान सवाल के जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो नाम जरूर याद रखिएगा। एक बार और दोहरा देता हूं, नाम है विलियम समोई अराप रूतो। जी, ये केनिया के अगले प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुने गए हैं और इससे पहले ये केनिया के 2013 तक डिप्टी प्रेसिडेंट थे। जी, इन्होंने डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में भी केनिया के लिए कार्य किया हुआ है। अब अगर हम बात कर ले कि इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रैला ओडिंगा को इन्होंने इस जो है चुनावी जंग में मात दे दिया। तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि कुछ वोट के डिफरेंस से, जी नहीं, कुछ नहीं, यानी कि 50.49% के वोट से ये केनिया के अगले प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अब अगर हम बात कर ले तो केनिया जब से आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक के आजाद होने वाले केनिया में ये 5वें प्रेसिडेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? एशिया लार्जेस्ट compressed biogas plant has started commercial production in संगरूर. It is located in which state? आपसे पूछा जा रहा है कि संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थित है और इस कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी कि अब आपको यहां पे ये पूछा जा रहा है कि संगरूर में स्थित है, लेकिन संगरूर है कहां? तो हम सबसे पहले ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब। जी, संगरूर कहां स्थित है? पंजाब में। और पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट को अब जो है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए चालू कर दिया गया है। यानी अब ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जिसे हम सीबीजी भी बोलते हैं, ठीक है, इस सीबीजी प्लांट के तहत अब जो भी यहां से प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे मार्केट में भेजे जा रहे हैं। और अगर हम इस प्लांट के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर ले तो एक दिन में 33.23 टन जो है ये सीबीजी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर हम बात कर ले कि ये जो भी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना है और वो थर्ड पार्टी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आउटलेट पे अब जो है इससे उत्पादन होने वाली जो भी प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कराए जाएंगे। अब अगर हम बात कर ले कि सीबीजी यानी ये कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोगैस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो है वेस्ट मटेरियल से बनाए जाते हैं, लेकिन सीबीजी के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे हम सीएनजी के बारे में जानते हैं, एलपीजी के बारे में जानते हैं, उसी तरह सीबीजी के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। उसी से तो रिलेटेड ये सवाल है। तो सीबीजी एक्चुअली में कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं ये बात करते हैं। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके फर्मेंटेशन से जो है जो गैस निकलती है, या जो बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं उनके फर्मेंटेशन से जो गैस निकलती है उसी से तैयार होते हैं सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। और हम अगर इन्हें एक CO2 न्यूट्रल फ्यूल अगर हम बोले तो हम गलत नहीं होंगे। यानी कि इस
जो फ्यूल से जो CO2 निकलती है उसकी मात्रा 0 के बराबर होती है। यानी इससे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होने के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि CBG जो है ये और CNG की बात कर ले, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड बायोगैस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस और स्ट्रॉन्ग की बात कर ले कि कौन सबसे अच्छा है, तो CBG काफी अच्छे होते हैं CNG के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें कार्बन की जो प्रोडक्शन की जो अमाउंट होती है वो न्यूट्रल होती है, एकदम ना के बराबर होती है, और इसे आसानी से बनाया भी जा सकता है। और हमारे देश में अब एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है सिचुएटेड हो चुका है, तो अब हमें जो है CBG काफी आसान तरीकों से उपलब्ध भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? Which of the following country has become the first country to approve Omicron vaccine? कोरोना, ओमिक्रॉन, इन सब ने तो हमारा पिछले 2-3 सालों से लाइफ ही चौपट कर दिया है, जैसा कि आप सब देख ही रहे हो। लेकिन कई सारे देश जो है इनसे निपटने के लिए, इनसे लड़ने के लिए अपने अपने वैक्सीन मार्केट में उतार रहे हैं। और अभी पिछले कुछ महीनों में ओमिक्रॉन के मामले कई सारे सामने आए हैं अलग अलग देशों में, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी यूके। सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी यूके। जी, यूनाइटेड किंगडम विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दी है। यानी कि अब जो है, जो यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 वैक्सीन दिए जा रहे थे, उसी वैक्सीन को, यानी कि उसी वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है, और उसे वहां पे बूस्टर डोज के रूप में अप्रूवल दे दी गई है। अब अगर हम बात कर ले कि ये जो वैक्सीन की अप्रूवल दी गई है यूके में, ये यूके की दी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा दी गई है। यानी ये वही डिपार्टमेंट है जिसने दुनिया में पहली बार कोविड-19 के लिए कौन से जैब, यानी कि कौन से मास्क इंपॉर्टेंट है और कौन से मास्क जो है इस कोविड-19 को फैलने से बचाता है, इसने सबसे पहले उसको अप्रूव किया था। और अभी जो है ओमिक्रॉन वैक्सीन को भी इसी ने अप्रूव किया है। अब अगर हम बात कर ले कि इस वैक्सीन की उत्पादन किस कंपनी के द्वारा की जा रही है, तो मॉडर्ना बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इस वैक्सीन की उत्पादन की जा रही है। और वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी इन्हें अप्रूवल मिल चुकी है कि अब जो है ये वैक्सीन ह्यूमन पे प्रयोग आसानी से ओमिक्रॉन के लिए किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। कौन सा देश सैनिटरी उत्पादों को सभी के लिए मुफ्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? Which country has become the first country in the world to make sanitary products free for all? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। जी, स्कॉटलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने आम नागरिकों के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री कर दिए हैं। सैनिटरी प्रोडक्ट्स बेसिकली महिलाओं और लेडीज और गर्ल्स के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स के लिए उन्हें हर महीने कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो हाल ही में अभी स्कॉटलैंड गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि अब उन्हें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीजें खरीदने के लिए उन्हें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, जबकि वहां पे अब हर एक फार्मेसी या कम्युनिटी सेंटर पे उन्हें फ्री में सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रदान किए जाएंगे। अब अगर हम बात कर ले तो इसके लिए वहां पे ड्राफ्ट बिल भी जो है अडॉप्ट किया गया था 2020 में, और वहां की औरतें इसके लिए राइट मांग रही थी कि जितने भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स है वो पब्लिक प्लेसेस पे फ्री किए जाएं। इसके लिए उन्हें कई सारे पैसे देने पड़ते थे और इनसे उनके आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होती नजर आ रही थी, इसीलिए उन्होंने एक अभियान चलाया था, और इस अभियान के तहत अब जाकर स्कॉटलैंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये सारे प्रोडक्ट्स फ्री कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस देश के हरफन मौला खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? विच कंट्री ऑलराउंडर केविन ओ ब्रायन हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? क्रिकेट में भी आपकी काफी रुचि है, और हाल ही में क्रिकेट से रिलेटेड ये सवाल भी आ चुके हैं कि केविन ओ ब्रायन, आपसे पूछा जा रहा है किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने
अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो सही जवाब है ऑप्शन डी आयरलैंड। जी, ये आयरलैंड के खिलाड़ी है जिनका नाम है केविन ओ ब्रायन। क्रिकेट आप देखते होंगे, लेकिन आयरलैंड आईसीसी रैंकिंग में काफी नीचे है, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन इस खिलाड़ी की अगर हम बात कर ले, तो इस खिलाड़ी ने आयरलैंड देश के लिए अपने आप में एक बड़ा योगदान दिया है। क्या योगदान दिया है? तो इन्होंने आयरलैंड देश के लिए 3 टेस्ट मैच खेले हैं, 153 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 110 टी20 इंटरनेशनल भी मैच खेले हुए हैं। अब इन्होंने 16 साल के इंटरनेशनल कैरियर में ये सारे मैच खेले हैं। अब अगर हम बता दें कि आयरलैंड के लिए भी इनका एक अपना ही रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड है कि ये आयरलैंड के ऐसे पहले प्लेयर है जिन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी आयरलैंड के लिए बनाया हुआ है। यानी कि आयरलैंड एक, अगर हम आईसीसी रैंकिंग में देखें तो काफी नीचे की टीम है, लेकिन इन्होंने अपने टीम में जो योगदान दिया है वो काबिले तारीफ है। अब अगर हम बात कर ले कि अभी हाल ही में आयरलैंड के कैप्टन कौन है, तो वो एंड्रयू बलबिरनी है, और वहां के जो हेड कोच है उनका नाम है एंडी फेरेल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल दी 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो बी हेल्ड? सी फूड, आप कई तरह के फूड खाते होंगे, जंक फूड भी आप खाते होंगे, क्योंकि कई सारे लोग, आजकल के बच्चे जंक फूड पे ही निर्भर हो चुके हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। तो उसी तरह फूड की कैटेगरी में एक है सी फूड, यानी समुद्र से निकले हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, उनसे जो फूड तैयार किए जाते हैं उसे सी फूड बोलते हैं। तो उसी का 23वां संस्करण की बात यहाँ पे हो रही है कि उसका 23वां संस्करण, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मैंगलोर। तो सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता। जी, वेस्ट बंगाल की कोलकाता में इसका 23वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट ईयर 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो होने वाले हैं, ये कोलकाता के 7 किलोमीटर में ये कवर किए जाएंगे, और इसमें 350 ऐसे स्टॉल लगाए जाएंगे जहां पे सी फूड की प्रदर्शनी की जाएगी। अब अगर हम बात कर ले कि इस शो को ऑर्गेनाइज किनके द्वारा किया जा रहा है, तो मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे एम्पेडा बोलते हैं, और सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे CAI बोलते हैं, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन की जिम्मेदारी ले रखी है। अब हम अगर इसके अर्लियर एडिशन की बात कर ले, यानी कि 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। दोस्तों, ये हमारे आज के करंट अफेयर्स सेक्शन का आखिरी सवाल है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए टॉप 10, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो यहाँ पे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आप जो है मिस ना करें, और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन के जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूं उसे अच्छे से रिवाइज जरूर कर ले। तो हमारा आखिरी सवाल क्या है? वो है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी मंडला या ऑप्शन डी पन्ना। यानी मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है, आपसे पूछा जा रहा है, जो देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मंडला। जी, मध्य प्रदेश का एक मंडला जिला है जो अब देश का पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अब अगर हम बात कर ले कि ये फंक्शनली लिटरेट का मतलब क्या होता है, तो फंक्शनली लिटरेट का मतलब यही होता है कि किसी भी रीजन के पर्सन को अगर पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए और अपने नाम को लिखना आ जाए, तो उस रीजन वाले क्षेत्र के लोगों को फंक्शनली लिटरेट बोला जाता है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो ये मांडला जिला है, ये देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां के हर एक लोग
अब लिख सकते हैं, अपने नाम को पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी अपने नाम को वो आसानी से लिख सकते हैं। यानी हम एक आम भाषा में बोले तो वहां के एक भी लोग अंगूठा छाप नहीं है जी। अब हर एक लोग जो है बैंक में अगर वो कुछ किसी वर्क से जाते हैं या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं किसी वर्क से, तो वो अंगूठा नहीं बल्कि अपने नाम को सिग्नेचर करते हैं। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है इस जिले के लिए। और इस जिले के लिए 2020 में एक कैंपेन शुरू किया गया था। वो कैंपेन का नाम है निरक्षरता से आजादी अभियान। यानी कि जो वहां के लोग निरक्षर है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उससे आजादी मिले। यानी वहां के हर एक लोग इतने जरूर पढ़ ले कि अपने नाम लिखने आ जाए उन्हें और कुछ कुछ वर्ड पढ़ने भी आ जाए। ठीक है, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का मांडला जिले का हर एक आदमी जो है अब निरक्षर नहीं बल्कि वहां का लिटरेट पर्सन हो चुका है। अब अगर हम बात कर ले कि इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, तो एनओसो के जो डाटा हमें बताती है 2022 तक, वो ये बताती है कि जो इंडिया की लिटरेसी रेट है वो लगभग 77.70% है। अच्छा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस राज्य के लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो वो केरल के हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जिसपे मैंने आपके साथ चर्चा किया और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी। अगर आप करंट अफेयर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप सरकारी परीक्षा साइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको करंट अफेयर्स डिटेल्स में भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ वन लाइनर के रूप में मिल जाएंगे, वीकली के रूप में भी मिल जाएंगे। और हाँ, एक और बहुत बड़ी जानकारी है कि बहुत जल्द हम वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो भी शुरू करने वाले हैं और मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपके लिए लाने वाले हैं। तो अगर आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स किसी तरीके से नहीं पढ़ पाते हो, किसी भी कारण नहीं पढ़ पाते हो, तो आप वीकली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें या मंथली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर है, तो आप वहां से भी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। हम वहां भी हर एक इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आजादी की जो अभियान की बात मैंने की थी, हर घर तिरंगा अभियान, वो उसमें आपकी भागीदारी कैसी रही और आपने हमारे देश के तिरंगे को किस ढंग से लहराया और उसके लिए अपने आसपास के समाज में आपने क्या किया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।